Hello students, welcome again to Jai Bhavani Science School E-classes. I am Dr. Dhiren Jadhav and I am welcoming you all in our sixth lecture in which we will deal with the end of chapter 2. So in last lecture we studied about kingdom fungi, and in this lecture we will start about the brief introduction to plant kingdom, animal kingdom, viruses, viroid and lichen. So kingdom Plantae includes the eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly called plants. तो किंगडम प्लांटे में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि यूकारियोटिक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है और जिसको प्लांट्स कहा जाता है. A few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants और parasites. तो प्लांट किंगडम के कुछ ऐसे मेंबर जो है जो हेटेरोट्रॉफिक है, मतलब ऑटोट्रॉफिक नहीं है, जिसमें क्लोरोफिल वगैरह नहीं होता या होता है मगर उसके सिवा भी वो हेटेरोट्रॉफिक है. तो वो कौन से इंसेक्टिवरस, मतलब जो कि कीटों को या फिर इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, और या फिर पैरासिटिक प्लांट है, दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रह के अपना खाना बनाते हैं. ठीक है, जैसे उसका एग्जांपल दिया गया है कि ब्लैडरवॉर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट एंड कैस्कटा इज अ पैरासाइट. तो यहाँ मैंने दो इमेज दे रखी है आपको. कैस्कटा है, जो ये येलो वाला है वो कैस्कटा है. ये जो ग्रीन वाला लीफ दिख रहा है इस पे ये डिपेंड रहता है. इसके अंदर इसके जो ये कैस्केटर रहता है, इसके डीप रूट्स इसी के जो ब्रांचेस वगैरह में रहते हैं, उसी से वो पूरे एलिमेंट्स को वगैरह को लेके या तो फिर वाटर वगैरह लेके खुद को खुद का न्यूट्रिशन पूरा करता है. ये है विनस फ्लाई ट्रैप है. ये सब आप सब जानते ही होंगे कि ये विनस मक्सीपस भी बोल सकते हैं या फिर विनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं. ये जो दिख रहा है ना ये लीफ, इसके अंदर एक या फिर कोई फ्लाई या फिर कोई भी एक छोटा इंसेक्ट जाते ही ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है. फिर जो अंदर एक जो इंसेक्ट गया है, जो फंस गया है इंसेक्ट, उसको ये पूरी तरह से एंजाइम्स वगैरह इसके अंदर छोड़ के पूरा डाइजेस्ट कर देगा, उसमें से पूरा फूड बना देगा. The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplasts and cell wall mainly made of cellulose. तो ये इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है. कौन से है कि पहले तो ये यूकारियोटिक सेल है, यूकारियोटिक. दूसरा एक क्लोरोप्लास्ट रहते हैं इसमें. क्लोरोप्लास्ट क्यों चाहिए? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट बेसिक चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है, चाहिए इसलिए. दूसरा कि जो इसकी सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होगी? सेल्यूलोज से. यू विल स्टडी द यूकारियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8. तो हम यूकारियोटिक सेल तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उसमें क्या रहता है कि जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेनस रहता है, तो उसी के ऊपर से इसको विथ मेम्ब्रेन है, तो इसी के ऊपर से इसको यूकारियोटिक सेल कहा गया है. फिर भी इसकी डिटेल जो है हम वो चैप्टर 8 में पढ़ेंगे. अब जो प्लांटे किंगडम है वो किस किस को ऐड करती है? अल्गाई को, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म. ये टर्म्स वैसे आपने सुनी हुई है, मगर फिर भी इसको डिटेल में हम जैसे जैसे चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि पूरा प्लांट किंगडम के ऊपर है, तब ये पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे. अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड द हैप्लॉयड गेमेटोफाइटिक दैट अल्टरनेट्स विथ ईच अदर. तो जो इसकी जो प्लांट की लाइफ साइकिल है ना, उसमें दो फेजेस आते हैं, एक तो डिप्लॉयड वाला और एक है हैप्लॉयड वाला. तो डिप्लॉयड वाला है वो कौन सा है? स्पोरोफाइटिक. तो ये जो 2n दिख रहा है मतलब डिप्लॉयड, सिंगल n है तो वो हैप्लॉयड. तो 2n वाला जैसे सेप्रोफाइटिक है, स्पोरोफाइटिक, तो इसका मियोसिस होके ये स्पोर्स बनते हैं. ऐसे बहुत सारे स्पोर बनेंगे, उस एक स्पोर में से फिर माइटोसिस होके इसके अंदर बहुत सारे गेमेटोफाइट बनेंगे. ये फिर बर्स्ट होके दो अलग अलग गेमेट बनाएंगे. इन दोनों गेमेट का फ्यूजन होगा, फिर से जाइगोट बनेगा और जाइगोट से में फिर माइटोसिस होके स्पोरोफाइट बनाता है. ये तो दो फेज में ऐसे चलता है. ठीक है, तो ये इमेज से आप आराम से समझ सकते हैं कि इसमें किस तरह से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों फेज आगे बढ़ते हैं. The lengths of the haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on others vary among the different groups in plant. मतलब जो डिप्लॉइड फेज कितने दिनों तक चलेगा या हैप्लॉइड फेज कितने दिनों तक चलेगा, कितना लंबा ये फेजेस है, इसकी लेंथ कितनी है, ये सब किस तरह से किस पे डिपेंड करता है? अलग अलग ग्रुप के प्लांट पे अलग अलग इसकी जो लेंथ है वो अलग अलग रहेगी. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन. यू विल स्टडी फर्दर डिटेल इन द किंगडम चैप्टर 3. तो इसको अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं. और ये अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन क्या है, वो कैसे होता है, क्यों इसको अल्ट्रेशन बोला गया है, ये सब पढ़ेंगे हम चैप्टर 3 में. अब ब्रीफ हिस्ट्री पे ले लेते हैं या फिर ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं किंगडम एनिमेलिया का. तो किंगडम एनिमेलिया क्या है कि दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रोफिक यूकारियोटिक. वो कौन से था जो प्लांट किंगडम थे उसमें हेटेरोट्रोफिक कुछ ही है, बाकी सारे ऑटोट्रोफिक थे.
ये हेटेरोट्रोफिक है, मतलब एनिमल किंगडम में सारे एनिमल्स यूजुअली हेटेरोट्रोफिक है, जो खाना बनाने के लिए दूसरी चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं। यूकैरियोटिक है, इसका भी जो न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस, वो मेम्ब्रेनस है। ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टी सेलुलर, और इसमें कोई सिंगल सेल है नहीं, सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल्स, इसमें सेल वॉल नहीं होती। प्लांट में हमने देखा कि एक सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल उसमें प्रेजेंट रहती है, मगर सारे एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट रहती है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड, या तो डायरेक्टली प्लांट खा के या तो फिर प्लांट पे ही फूड के लिए डिपेंड रहता है, या तो इनडायरेक्टली जैसे कि लायन है तो वो डियर को खाएगा, ठीक है, मगर डियर है वो प्लांट को खाएगा, तो इनडायरेक्टली लायन भी वो प्लांट पे डिपेंडेंट हुआ, क्योंकि अगर प्लांट डियर नहीं खाएगा तो डियर का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, तो लायन क्या खाएगा, ठीक है। इसीलिए वो एक फूड चेन की तरह सभी ने सभी कहीं ना कहीं प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट। हम जैसे खाना खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में, पेट में जाता है, वहाँ से इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ से पूरा जो खाना है लार्ज इंटेस्टाइन में से एब्सॉर्ब होकर फैट में या फिर ग्लाइकोजन में जमा होता है। तो ये वाला प्रोसेस है ना, वो स्पेशली एनिमल्स में ही देखने को मिलता है। ऐसा प्रोसेस यूजुअली प्लांट्स में या फिर किसी और मोनेरा या प्रोटिस्टा में देखने को नहीं मिलता। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। हम किसी भी फूड को पेट में पहुंचा के उसको मतलब डाइजेस्ट करके खाते हैं, तो इसीलिए इसको होलोजोइक मोड भी कहा गया है। दे फॉलो डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनाइट शेप इन साइज। तो मतलब सारे एनिमल्स का एक एडल्ट फेज आता है, उसकी लाइफ साइकिल में एक एडल्ट फेज आता है जब वो पर्टिकुलरली एक हद तक ग्रो करेंगे, ठीक है। जैसे ह्यूमंस है तो हम एडल्ट्स होते हैं, तो हमारा ग्रोथ एक पर्टिकुलर फेज पे पहुंचेगा कि इतना ग्रोथ, हाँ एडल्ट में इतना ग्रोथ होगा ही। तो ये जो एनिमल्स में है, ये जो एडल्ट्स वाला कोई जो एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट शेप और साइज के उसकी लाइफ साइकिल में एक बार तो ऐसा फेज आता है जहाँ जब उसका शेप और साइज दोनों डेफिनाइट मतलब पक्का इतना होगा ही। हायर फॉर्म्स शो एलोबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। हायर फॉर्म्स किसको बोलते हैं, जैसे ह्यूमंस है, ये हायर फॉर्म्स है, ठीक है, या फिर लायन या एलिफेंट, ये वगैरह हायर फॉर्म्स बोलेंगे जिसको, ये जो एनिमल्स में सबसे ऊपर के फॉर्म में आते हैं। तो ये जो हायर फॉर्म्स है ना, उसमें सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है। सेंसरी मतलब हम आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, जैसे कुछ देख सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, कुछ हवा चल रही है उसको महसूस कर सकते हैं, तो ये सेंसरी चीज़ें हो गई। और न्यूरोमोटर मतलब उसके अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं या अपने हाथ हिला सकते हैं या कैसे भी मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये इसको न्यूरोमोटर कहेंगे। तो हायर फॉर्म जितने भी हैं एनिमल्स में, उसमें सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। तो यूजुअली सभी एनिमल्स ऐसे है जो लोकोमोशन में कैपेबल है। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जो हिलजुल सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। प्लांट की तरह नहीं है कि स्टेबल है, एक ही जगह पर रहेंगे। The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसका, जो भी एनिमल्स है उसका कैसे होता है, एक मेल और एक फीमेल, उसके बीच में कॉपुलेशन होगा और उसमें से फिर फीमेल के अंदर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, मतलब वो जो जाइगोट होगा उसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा और वहाँ से पूरा डेवलपमेंट होगा, रिप्रोडक्शन होगा, नई संतति की उत्पत्ति होगी। सेलियंट फीचर ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4। तो मतलब ये पूरा जो चैप्टर 4 है ना, वो पूरा एनिमल किंगडम के ऊपर डिपेंड है, तो इसके जो पर्टिकुलर फीचर्स है वो सब हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। फिर अब आते हैं वायरसेस, वायरड्स एंड लाइकन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम वायरसेस और वायरड्स वगैरह हम कहीं पढ़ने वाले हैं नहीं, तो इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। हर लाइन जो एनसीईआरटी दी है हमें ध्यान से पढ़नी है, ध्यान से देखनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ऐसे दिया है कि ये वायरस है, जैसे ये बैक्टीरियोफेज हो गया, एडिनो वायरस हो गया या फिर एचआईवी हो गया, तो इसके सारे खाली इमेजेस दे रखे हैं। इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ Whittaker, there is no mention of some acellular organisms like viruses and viroids and lichens. These are briefly introduced here. जो Whittaker ने फाइव किंगडम्स क्लासिफिकेशन दिया है हमने कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमलिया और प्लांट, ये सब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, इसमें कहीं भी वायरसेस या वायरोड या लाइकन को मेंशन नहीं किया, तो इसीलिए ये चैप्टर 2 के एंड में जो ब्रीफली इंट्रोडक्शन है वो दिया गया है। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द ill effect of cold or flu know what effect viruses can have on us, even if we do not associate it with our condition। मतलब जितना हमें कई बार सर्दी खांसी हो जाती है, कॉमन कोल्ड या कॉमन फ्लू हो जाता है, तो उसका जो मेन रीज़न है वो वायरस है। तो वायरस हमारी डेली लाइफ में भी देखने को मिलता है, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो वो भी एक वायरस है।
कोई इन्फ्लुएंजा हो गया, फिर मम्स हो गया, जो चिकन पॉक्स मतलब हमें जो गुजराती में बोले तो छबड़ा, वो हो गया, वो सब चीज़ें पूरा वायरल वायरसेस के ऊपर डिपेंड है। तो हम ये जो डेली लाइफ है उसमें भी वायरस के इर्द गिर्द रहते हैं। Viruses did not find a place in classification since they are not truly living. ये वर्ड आपको खास याद भी रखना है और समझना भी है कि they are not truly living, मतलब उसको सही में जीवित नहीं कह सकते। क्यों? If you understand living as those organisms that have a cell structure, जिसमें सेल स्ट्रक्चर होता है ना, उसी को लिविंग कह सकते हैं। तो आप बोलोगे कि वायरस है, वो तो हमें दिख रहा है कि भाई ये वायरस है तो उसका सेल स्ट्रक्चर है, तो ऐसा नहीं है। वायरस अपना सेल स्ट्रक्चर दूसरे होस्ट पे डिपेंड होकर बनाता है, वो खुद का सेल स्ट्रक्चर नहीं है। द वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर, मतलब वो सेल्यूलर सेल स्ट्रक्चर उसमें नहीं होता है। वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, मतलब उसके अंदर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहेगा आउटसाइड द लिविंग सेल। Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves and killing the host। मतलब किसी होस्ट सेल में अगर वायरस आ गया तो वो वहाँ के जितने भी ऑर्गेनल्स रहेंगे उसको टेक ओवर कर लेंगे, उसको खुद कब्जे में कर लेंगे और वहाँ पे वो रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बदल देंगे और वो वायरस के जैसा बनाएंगे और किलिंग द होस्ट, उससे होस्ट मर जाएगा मगर एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, उसको हम कहेंगे वायरस। होस्ट मतलब कि जिस ऑर्गेनिज्म में वो एंटर करते हैं या तो जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? तो क्या हम वायरस को लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग? एक तो वो उसके पास पूरा सेल स्ट्रक्चर नहीं है, वो होस्ट के ऊपर ही डिपेंड है, तो उसको लिविंग कहना या फिर नॉन लिविंग कहना मुश्किल है। द नेम वायरस, अभी हम यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जिसने डिटेल्स वायरस के बारे में दी हुई है, तो ये थोड़े थोड़े नाम भी हमें याद रखने पड़ेंगे कि द नेम वायरस वॉज मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वॉज गिवन बाय पास्चर। तो लुइस पास्चर का नाम आपने सुना होगा। तो जो इसका नाम है ना वायरस, कि मतलब वायरस का मतलब वेनम या फिर पॉइजनस, विनस वेनम मतलब पता है ना आपको, जो जहरीली चीज़ें होती है, या फिर पॉइजनस, वॉज गिवन बाय पास्चर, जो पास्चर ने यह नाम दिया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि मतलब कहीं पे ऐसे भी कॉन्टेक्स्ट भी मिलते हैं जहाँ पे जो आइवानस्की है उसने भी कहीं पे कहा गया है कि वायरस का नाम उन्होंने दिया था। तो डीजे आइवानस्की इन 1892 रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको। तो आइवानस्की ने क्या किया था, उसने रिकॉग्नाइज किया कि टोबैको में एक मोज़ेक डिसीज, कुछ टोबैको में डिसीज आता है उसका नाम है मोज़ेक डिसीज। तो वो उनको किसने पहचाना था? आइवानस्की। और उन्होंने पता किया कि ये जो है वो पूरा वायरल है, वायरस इसके कारण ही ये डिसीज है। These were found to be smaller than bacteria because they passed through bacterial proof filter। तो ये बैक्टीरिया से छोटे हैं। और कैसे पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया से छोटे हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर्स रहते हैं ना, उस फिल्टर में से पास कर जाते हैं। ये फिल्टर्स क्या रहते हैं कि जिसमें से बैक्टीरिया आर पार नहीं हो सकता। जैसे हम कुछ तरह के मास्क इतने कुछ इतने थिकनेस के मास्क होते हैं कि जिसमें से बैक्टीरिया पास नहीं होता, मगर वायरसेस पास होता है, मतलब बैक्टीरिया से भी कोई छोटी चीज़ है। ये सब पता करने के बाद साइंटिस्ट ने वायरस का इनोवेशन या फिर उसका इन्वेंशन तो नहीं बोल सकते, उनको पता लगा है कि वो चीज़ें क्या है। दूसरे है कि M.W. Bizernek in 1898 demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as Contagium vivum fluidum। तो ये जो M.W. Bizernek थे, उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है कि जो ये एक प्लांट है ना, उसको दूसरे से चेप लगता है या फिर इन्फेक्शन होता है। वो कैसे? कि उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो एक टोबैको के एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट दूसरे टोबैको प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब ये जिसको उसको फ्लूइड को क्या कहा गया, क्या नाम दिया है? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। वाइवम इज रिलेटेड टू वायरस, फ्लूइडम इज रिलेटेड टू फ्लूइड एंड कंटेजियम इज रिलेटेड टू कंटेजियस। कंटेजियस मतलब जिसका एक से दूसरे को चेप लग सके या तो फिर एक से दूसरे को इन्फेक्शन फैल सके, ठीक है। तो ये इन्होंने मतलब डिस्कवर किया था कि जो वायरस है वो कंटेजियस है, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे को फैल सकता है या तो फिर दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। उसको कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम को इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड भी कहा जाता है। फिर डब्ल्यू एन स्टैनली ने 1935 में शोड दैट द वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली प्रोटीन।
तो उन्होंने बताया कि वायरसेस है ना शायद क्रिस्टलाइज भी हो सकते हैं, कि अंदर क्रिस्टलाइज है और उसमें क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। तो जो क्रिस्टल्स है वो प्रोटीन से बने हुए हैं। ऐसा किसने बताया? डब्ल्यू एम स्टैनली ने। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक सेल, मतलब वो दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, मतलब वो इनर्ट है, स्पेसिफिक होस्ट सेल पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट, मतलब ओब्लिगेट मतलब किसी होस्ट के बिना या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म के सिवा वायरसेस एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते, ठीक है। In addition to protein, viruses also contain genetic material that could be either RNA और DNA। मतलब प्रोटीन के सिवा वायरसेस के अंदर कुछ और भी चीजें होती है। क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल होता है। वो जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? या तो आरएनए हो सकता है या तो फिर डीएनए हो सकता है। नो वायरसेस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए। किसी भी वायरस में दोनों आरएनए और डीएनए, जैसे हमारे अंदर आरएनए भी दिखने को मिलता है और डीएनए भी दिखने को मिलता है, मगर वायरसेस के अंदर किसी के भी अंदर आरएनए और डीएनए दोनों देखने को नहीं मिलता। या तो आरएनए रहेगा या तो डीएनए रहेगा। और वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। तो वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, उसके प्रोटीन रहेगा उसके न्यूक्लियस में, और जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, उसका जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब जो भी वायरसेस प्लांट में इन्फेक्शन फैलाते हैं वो कैसे है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। एंड द वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स एनिमल्स हैव either सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। या तो उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है या तो फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। मतलब ये डिफरेंस देखना होगा हमें वायरस में, कि जो प्लांट में फैलने वाला वायरस है वो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला ही वायरस होगा। मगर एनिमल्स में कैसा हो सकता है? कैसा भी हो सकता है। जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला हो सकता है या तो फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला हो सकता है। A bacterial virus or the bacteriophages means virus that infects the bacteria are usually double-stranded DNA viruses। तो यहाँ पे मैंने जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ना उसका एक एग्जांपल दिया है। ये जो उसका जो ऊपर का कैप रहता है उसी के अंदर उसका वायरल आरएनए या फिर डीएनए रहेगा और उसी से वो इन्फेक्ट करेगा। ये बैक्टीरिया है, ये पूरा यहाँ से इसको इन्फेक्ट करेंगे। ये वायरल जीनोम है इंजेक्टेड इनटू सेल मतलब ये जो बैक्टीरियल सेल है उसमें वायरल जीनोम इंजेक्ट हो जाता है, इससे ये पूरा जो बैक्टीरियल जीनोम है वो पूरा इन्फेक्ट हो जाएगा। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो है ना कैप्सिड हेड, तो ये एक प्रोटीन कोट बना हुआ है, इसको कैप्सिड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कैप्सिड की तरह एक मतलब कैप्सूल की तरह है, इसीलिए इसको कैप्सिड बोला जाता है। और ये प्रोटीन से बना हुआ है। और ये किससे बना हुआ होता है? सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स। तो छोटे छोटे से ये देख रहे हैं राउंड राउंड, ये कैप्सोमर्स है बहुत सारे, और ये पूरे मिला के एक कैप्सिड बनाता है, ठीक है। और ये कैप्सिड के अंदर क्या रहेगा? इसका जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए या फिर आरएनए रहेगा। दीज कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। तो ये या तो हेलिकल रहेंगे, मतलब ये हेलिकल ऐसे राउंड स्प्रिंग की तरह, या तो फिर पॉलीहेड्रल, ये शेप देख रहे हैं आप, ये पॉलीहेड्रल शेप है। ये दोनों टाइप में जेनेटिक फॉर्म में जियोमेट्रिक फॉर्म में रहता है, ठीक है। वायरसेस कॉज डिसीजेज लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा। ये वायरसेस है उससे बहुत सारे डिसीज होते हैं, जैसे मम्प्स मतलब ये गुजराती में इसको झाड़िया या फिर गालपचरिया जैसे हम बोलते हैं, या फिर स्मॉल पॉक्स जिसे अछबड़ा बोलते हैं, हर्पिस और इन्फ्लुएंजा। हर्पिस तो आप लोगों को शायद पता नहीं हो, स्किन के ऊपर बॉइल्स छोटे छोटे हो जाते हैं, उसको हर्पिस बोलते हैं। और इन्फ्लुएंजा वायरस हमने देखा है कि यूजुअली ये सर्दी खांसी वगैरह में इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है, मगर अमेरिका और ब्रिटेन साइड में बहुत इन्फ्लुएंजा वायरस देखने को मिलता है। तो ये सारे जो डिसीजेज है, ये सब जो नाम लिए है, मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पिस हो गया, इन्फ्लुएंजा, अब नया हमारे पास आया है कोरोना, ये सब किसके कारण हो रहे हैं? वायरसेस के कारण। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस। तो एड्स है वो भी HIV करके एक वायरस आता है, कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो उसके कारण ही एड्स होता है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग और कर्लिंग, येलोइश एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो प्लांट्स में भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है, कि कुछ जो इसमें सारे सिम्टम्स दिएंगे। लीफ रोलिंग मतलब जो पूरा जो लीफ है वो सिकुड़ के राउंड राउंड रोल करने लगता है, या कर्लिंग पूरा उसमें कर्ली हो जाता है,
ठीक है, येलोइश हो जाएगा, या फिर वेन क्लियरिंग, मतलब उसकी जो वेन्स है वो पूरी वाइट वाइट हम बाहर से दिखने को मिलती। तो ये सब कोई भी जो प्लांट है ना उसके ऊपर अगर वायरल अटैक होता है तो ये सारे सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं। और वायरॉइड्स क्या है कि 1971 टी.ओ. डायनर discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease। तो जो टीओ डायनर है उसने 1971 में उन्होंने डिस्कवर किया कि एक और ऑर्गेनिज्म है जो कि वायरस से छोटा है, जिसने जो ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज है, जो पोटैटो का एक डिसीज है, वो उसी उसी के कारण हुआ है। ठीक है, इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। तो इसमें क्या रहेगा, खाली एक फ्री आरएनए ही था, उसमें कोई स्ट्रक्चर वगैरह प्रोटीन बाउंड्री वगैरह नहीं था। इट लैक्ड द प्रोटीन कोट, इसका प्रोटीन कोट नहीं था। दैट इज फाउंड इन वायरसेस, हेंस द नेम वायरॉइड। तो वायरॉइड और वायरस में क्या डिफरेंस होगा, तो जो वायरस होगा ना उसका जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन कोट रहेगा वो वायरॉइड में नहीं रहेगा। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मोलिकुलर वेट। तो इसका जो आरएनए भी है उसका मोलिकुलर वेट कम है, तो वायरस इसका जो मोलिकुलर वेट है वो ज़्यादा है, वायरॉइड का कम है। नेक्स्ट पढ़ेंगे लाइकन्स। तो लाइकन्स के बारे में आपको पहले भी पढ़ चुके हैं हम, कि लाइकन्स क्या है, कब पढ़े थे हम, फंगस में भी हम लाइकन्स पढ़े थे। ठीक है, तो लाइकन्स क्या है कि लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस बिटवीन algae एंड फंगाई। तो लाइकन्स वो है कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक क्या है, मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि दो ऑर्गेनिज्म है वो किसी न किसी चीज के लिए एक दूसरे पे डिपेंड है और एक दूसरे के साथ रहकर लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसको क्या कहेंगे, लाइकन्स कहेंगे। तो इसमें जो algae और फंगाई है वो दूसरों एक दूसरे पे डिपेंड होके सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। द algal component is known as phycobiont and fungal component as mycobiont। तो algae वाला जो पार्ट है उसको phycobiont बोलेंगे और जो फंगल वाला पार्ट है उसको mycobiont बोलेंगे। विच आर ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक रिस्पेक्टिवली। तो उसमें जो जो algal कंपोनेंट है वो ऑटोट्रोफिक है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस करके फूड लेता है, और दूसरा जो फंगल कंपोनेंट जो माइकोबियंट है वो क्या है, हेटेरोट्रोफिक है। Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorbs mineral nutrients and water for its partner। तो algae क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है, किसके लिए, फंगस के लिए। और फंगस क्या करता है कि फंगस जो वाटर और न्यूट्रिएंट इसको एब्जॉर्ब करके algae को देता है। तो ये हुआ उसका symbiotic relationships। So close their association that if one saw a lichen in nature one would never imagine that they had two different organisms within them। तो हम अगर देखेंगे ना कि ये लाइकन है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। जैसे एक फंगस के ऊपर एक लाइकन रहा है जो algae रहेगा तो हमें देखने में वो एक ही दिखेगा, क्योंकि दोनों इंटररिलेटेड है, एक दूसरे के बिल्कुल ही क्लोज अटैच्ड है। Lichens are very good pollution indicators, they do not grow in the polluted area। तो मुझे लगता है जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है ऐसे तो लाइकन्स खत्म ही हो जाएंगे। तो इनका क्या कहने का मतलब है कि लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। जहाँ पे भी ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया होंगे ना वहाँ पे कभी भी लाइकन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि थोड़ा सा भी पोल्यूशन रहेगा ना तो जो लाइकन है, जो मतलब फंगस के ऊपर जो algae है, उसके लाइफ साइकिल में डिस्टर्बेंस होता है और वो डेड हो जाता है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने लाइकन्स के बारे में दी है, क्योंकि लाइकन्स हम आगे कभी पढ़ने वाले हैं नहीं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेना जरूरी है। कि टर्म लाइकन वाज कॉइन्ड बाय थियोफ्रास्टस। ठीक है, तो ये थियोफ्रास्टस कौन थे, ये 370 टू 285 बीसी में थे। वो एक अच्छे बहुत अच्छे बायोलॉजिस्ट थे, और आगे आप उनका नाम भी पढ़ोगे, उनके डिस्कवरी भी हम पढ़ेंगे। अबाउट 400 जीनेरा एंड 15,000 स्पीसीज ऑफ लाइकन। लाइकन के कुछ 400 के आसपास जीनस है और 15,000 के आसपास स्पीसीज है। सम लाइकन्स इन आर्कटिक रीजन्स आर बिलीव्ड टू बी 4,500 ईयर्स ओल्ड। मतलब आप इसकी लाइफ स्पेन देख सकते हो। आर्कटिक रीजन में कुछ लाइकन्स ऐसे भी है जो कि 4,500 ईयर्स ओल्ड भी है। ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि मतलब कहाँ कहाँ काम आते हैं, कि अर्ली कॉलोनाइजर्स है। अर्ली कॉलोनाइजर्स मतलब क्या, कि ओल्ड रॉक्स जो होते हैं, पुराने पत्थर रहेंगे, उसमें जो लाइकन्स उसके पास रहेगा तो सेक्रेट सम एसिड्स, तो उसमें एसिड सेक्रेट करेंगे तो वो पत्थर क्या होगा, वहां से गलने लगेगा और क्या बनाएंगे, क्लिफ बनाएंगे। क्लिफ मतलब एक चट्टान की तरह, एक चट्टान की तरह वो बन जाएगा। इन क्लिफ ऑर्गेनिक मैटर स्टफ्स विच रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो उनकी क्लिफ, जो बीच में क्लिफ पड़ी है, मान लो दो बड़े बड़े पत्थर है, उसमें क्लिफ पड़ा है बीच में, तो जहाँ पे लंबे टाइम तक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर
मिट्टी है या फिर कोई भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर उसमें जमा होता रहेगा। इट पेव्स द ग्रोथ ऑफ मोजेस एंड ग्रास। तो धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जमा हुआ है उसमें धीरे धीरे ग्रास का या फिर मोजेस का ग्रोथ होगा, और ऐसे ही तो फ्लोरा पूरा बनेगा। फूड क्या होता है, मतलब फूड में इसका यूज होता है कि इन सम एरिया फूड फॉर रेनडियर एंड अदर एनिमल्स। तो कुछ ऐसे एरिया भी है जहाँ पे लाइकन्स को रेनडियर जैसे एनिमल्स खाते हैं, और कुछ और भी बहुत सारे एनिमल्स है जो उसको खाते हैं। कहीं पे ये डाई में यूज होता है, जैसे कि ओर्सिन, अ बायोलॉजिकल स्टेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रोसेला टिंक्टोरिया। तो रोसेला टिंक्टोरिया नाम की जो लाइकन है उसमें से ये ओर्सिन का जो है, ओर्सिन जो बायोलॉजिकल स्टेन है, जैसे हम जेडन स्टेन है वैसे ही एक ओर्सिन एक बायोलॉजिकल स्टेन है, उसको ओर्सिन रोसेला टिंक्टोरिया में से ही ऑब्टेन किया जाता है। अब ये हुआ चैप्टर 2 खत्म। अब आता है हमारा मेन टॉपिक का प्लांट किंगडम। ठीक है, तो प्लांट किंगडम का आज ये एक्चुअली चैप्टर 3 है, तो चैप्टर 3 में हम प्लांट किंगडम का सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो ठीक है, तो आज के क्लास में हम लास्ट में इसका इंट्रोडक्शन खत्म करके नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे अलगाई। तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है इसका, कि प्लांट किंगडम क्या है, कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker, wherein suggested the five kingdom classification, that is Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae। तो प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर्स में, कि जो विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है वो हमने पूरा, जिसमें कौन से क्लासिफिकेशन थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमलिया एंड प्लांटे। इन दिस चैप्टर वी विल डील विथ डिटेल इन फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन द किंगडम प्लांटे, पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। तो इस चैप्टर में हम पूरा किसके डिटेल में पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time। ये हम सबको पता है कि जैसे जैसे नए नए इन्वेंशन होते हैं, नए नए जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, नए नए बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आते हैं, या फिर नए नए उसके जो क्राइटेरियाज आते हैं, तो वो क्राइटेरिया के हिसाब से या तो फिर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से जो प्लांट किंगडम है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते गए हैं। ठीक है, चेंजेस कैसे हुआ, जैसे कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पहले प्लांट में था तो वो शायद सिंगल सेलुलर निकला, तो अब वो हो गया किसमें आएगा, मोनेरे या प्रोटिस्टा में आएगा। जैसे हो गया ब्लू ग्रीन algae, तो वो है algae की तरह ही पूरे उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, मगर वो सिंगल सेलुलर है, तो उसको कहाँ डाल दिया है, मोनेरा किंगडम में, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, फंगाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स have now been excluded from the plantae, तो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड देम इनटू द सेम किंगडम। तो पहले फंगाई और मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिज्म थे ना, वो प्लांट किंगडम में थे। ठीक है, जिसमें सेल वॉल थी, सेल वॉल थे तो सबने सबको, जितने भी सेल वॉल वाले थे सबको उन्होंने पहले प्लांट किंगडम में डाल दिया, मगर अब जैसे जैसे नए नए क्लासिफिकेशन आते गए उसको अलग अलग किंगडम में ट्रांसफर कर दिया गया। सो द साइनोबैक्टीरिया that are also referred to as a blue green algae are not algae anymore। जो मैंने अभी आपको समझाया कि साइनोबैक्टीरिया था, वो पहले वो algae की तरह ही दिखने वाला, algae की तरह ही खाने वाला, मतलब ऑटोट्रोपिक है, ये सब सारे लक्षण उसकी तरह दिखते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, मगर वो algae नहीं है क्योंकि वो सिंगल सेलुलर है। तो इसको किस में डाल दिया है, बैक्टीरिया वाला डिवीजन में, मतलब मोनेरा किंगडम में डाल दिया गया है। In this chapter, we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms and under plantae। तो ये ऑलरेडी आप ये सारे टर्म्स आपने सुने हुए होंगे, अगर नहीं सुने तो घबराने वाली बात नहीं, बड़े बड़े टर्म्स हैं मगर बहुत ही इजी चीज़ें हैं जो हम आगे जाके पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं, कि algae क्या है, ब्रायोफाइट्स क्या है, टेरिडोफाइट्स क्या है, जिम्नोस्पर्म्स क्या है, या फिर एंजियोस्पर्म क्या है। Let us also look at the classification within the angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system। मतलब और हम जरा डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे एंजियोस्पर्म वगैरह, तो हमें पता चलेगा कि ये जो इसको क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसने कैसे इन्फ्लुएंस किया है। कि the earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, नंबर एंड शेप ऑफ लिप्स। मतलब जो पहले वाली जो पुराने क्लासिफिकेशंस थे उसमें क्या था, खाली सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक लिए थे उन्होंने। कैसे, जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कैसे है, वो बड़ा ट्री है या हर्ब है या श्रब है, क्या है उसका हैबिटेट, क्या है मतलब कौन से ड्राई एरिया में है या फिर मॉइस्ट एरिया में है, तो कलर क्या है उसका, कितने नंबर्स, मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है या बहुत कम है, उसके लीव्स के शेप है, तो उसके हिसाब से ही उसको क्लासीफाई कर दिया जाता है। मगर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो ये फाइलर, मतलब उसके बाद नेचुरल डेवलपमेंट, नेचुरल क्लासिफिकेशन आया, फिर फाइलोजेनेटिक का क्लासिफिकेशन आ गया। अब आज हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, कि दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और
ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, मतलब पहले वो कैसे किस पे बेस्ड था, जो पुराना क्लासिफिकेशन है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के, वो मतलब कहाँ होते हैं, किस तरह से उनका रिप्रोडक्शन होता है और कैसे एरिया में वो होते हैं, ये इस पे डिपेंड था। या तो फिर एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके सेपल्स कैसे है, उसके पेटल्स कैसे है, तो उस पे ये सब क्लासिफिकेशन डिपेंडेड था। सच सिस्टम्स वेर आर्टिफिशियल, उसको आर्टिफिशियल सिस्टम कहा गया है कि दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। तो खाली फ्लावर के हिसाब से ही हम क्लासिफिकेशन करने लगेंगे तो एक ही बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होंगे ना, फिर भी उसको अलग अलग किंगडम में आ जाएगा या अलग अलग पूरा जिनेरा में आ जाएगा। तो इसको एक जीनस में लाने के लिए, एक जिनेरा में लाने के लिए इसको जो क्लासिफिकेशन है सिस्टम है उसको डेवलप किया गया, और बहुत ही छोटे छोटे जो कैरेक्टरिस्टिक थे उसको ध्यान में लेने लगे। Also, the artificial systems gave equal weightage to the vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative characteristics are more easily affected by environment. ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम था जिसमें जो हमने पढ़ा कि किस तरह से वो आर्टिफिशियल सिस्टम में क्लासीफाई करते थे, तो वो वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों कैरेक्टरिस्टिक को इक्वल वेटेज देते थे, मतलब एक एक समान उसको जो इम्पोर्टेंस देते थे। मगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि जो ये दोनों कैरेक्टर्स हैं ना, जो वेजिटेटिव भी और सेक्सुअल भी, ये तो एटमॉस्फेयर में जो कोई फर्क पड़ेगा या फिर एनवायरनमेंट में कुछ फर्क पड़ेगा, जैसे बाढ़ आ गई तो बहुत सारे वेजिटेटिव होगी वो खत्म हो जाएंगे, या तो फिर उसका जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो बदल जाएंगे पूरा। तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम है वो पूरा इतना पक्का नहीं कह सक क्लासीफाई नहीं कर पाता। एज अगेंस्ट द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड विच were based on the natural affinities among the organisms and consider not only the external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and फाइटोकेमिस्ट्री। मतलब फिर इसके बाद जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप, वो जो डेवलप हुआ उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी या छोटे छोटे फीचर्स भी देखने का मतलब ध्यान में लिए गए। वो कौन से फीचर्स है? जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसके अंदर सेल का जो मतलब उसका सेल कैसा है, बहुत ही डीप स्ट्रक्चर भी देखा गया, उसका एनाटॉमी कैसा है। एम्ब्रियोलॉजी मतलब रिप्रोडक्शन करके जो एम्ब्रियोलॉजी उसका क्या होता है, मतलब स्पोर्स प्रोड्यूस करता है या फिर किस तरह से है, वो सब देखा गया। एंड फाइटोकेमिस्ट्री मतलब उस प्लांट में कौन से केमिकल प्रेजेंट है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान में ली गई, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करना शुरू किया गया। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। At present, phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable। तो अभी जो करंटली जो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं ना हम, वो कौन सा है कि वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। वो किस तरह से डिपेंड करता है, मतलब किस पे बेस करता है कि बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, मतलब उनका एक स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ तो दूसरे स्पीसीज के साथ उसके एंसेस्टर में क्या रिलेशन है, मतलब जब इसका इवोल्यूशन इतना दूर तक नहीं हुआ था तो इसका आगे कौन सा ऐसा फेज था कि जो दोनों अलग अलग स्पीसीज है वो दोनों मिलते जुलते थे बिल्कुल भी। ठीक है, दिस एज्यूम द ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म भले ही है मगर इसके एंसेस्टर है, इनके जो पूर्वज है वो दोनों के एक ही है। तो उसके हिसाब के जो पूर्वज में एक थे उसके हिसाब से जो क्लासिफिकेशन किया गया उसको हम क्या बोलेंगे? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। We now use the information from many other sources to help resolve difficulty in classification। हम दूसरे और भी sources लेते हैं कि जिससे classification करना आसान हो जाए। These become more important when there is no supporting fossil evidence। मतलब हमारे पास कोई fossil evidence नहीं है, जो पुराना evidence नहीं है, तो ये जो दूसरे sources हमने तैयार किए हैं वो classification करने में help करते हैं। तो वो कौन से sources है? तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी क्या है कि विच इज नाउ इजीली कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें क्या होता है, दो प्लांट अगर है ना तो दोनों प्लांट के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को नंबर्स दिए जाते हैं। और मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है तो कोई भी एक पर्टिकुलर प्लांट है तो उसमें पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है तो कंप्यूटर ही उसको इवेल्यूएट कर देगा। जैसे हम एक प्लांट लेके बैठे, हमने पूरी सारी डिटेल कंप्यूटर में डाल दी, ठीक है, तो वो दूसरा एक प्लांट लिया तो उसकी सारी डिटेल कंप्यूटर में डाल दी, उसके सारे फीचर्स डाल दिए। तो जब हम कंप्यूटर ही एनालिसिस करेगा कि इसमें दोनों में सिमिलैरिटीज कितनी है, एक दूसरे से कितने सिमिलर है, ठीक है। नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसेस्ड। मतलब सारे कैरेक्टर्स को एक नंबर दिया गया है या फिर कोड दिए गए हैं और उसके बाद डेटा प्रोसेस किया जाता है ताकि पता चल जाए कि सबसे नजदीकी रिलेशनशिप्स वाले कौन से
प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है. इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड. मतलब हर एक कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस मिलेगी और ऐसे एक साथ हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स भी एक साथ कंसिडर कर पाएंगे. अब दूसरा है साइटोटैक्सोनॉमी. तो साइटोटैक्सोनॉमी क्या है कि दैट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर. मतलब साइटोटैक्स जो भी इसके क्रोमोसोम वगैरह जो जेनेटिक उसकी जो मटेरियल है या फिर जेनेटिक जो पूरे फीचर्स है उसके ऊपर जो डिपेंड होके जो टेक्सोनोमी का एक क्लासिफिकेशन उसको क्या कहेंगे, साइटोटैक्सोनॉमी. और लास्ट वाला है कीमोटैक्सोनॉमी. तो कीमोटैक्सोनॉमी क्या है कि दैट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन्स आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीस डेज. मतलब सबसे ज्यादा अगर आज की डेट में यूज किया जाता है तो वो है कीमोटैक्सोनॉमी. क्योंकि हम किसी भी प्लांट में कौन से केमिकल प्रेजेंट है वो अब हम आसानी से लैब में इतने इक्विपमेंट्स आ गए, इतने उसके जो केमिकल्स नए मिल गए हैं कि हम आसानी से पता कर सकते हैं कि इस प्लांट में कौन से केमिकल्स है. तो ये कीमोटैक्सोनॉमी उसको केमिकल कंपोजिशन उसका क्या है उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है. तो हम प्लांट किंगडम के अंदर जनरली क्या क्या पढ़ेंगे कि प्लांट किंगडम्स का मतलब जो इसके जो सबसे पहले जो डिवीजन होंगे कि जो सीड्स के साथ है उसको बोलेंगे क्रिप्टोगाम्स, और जो प्लांट सीड्स के साथ है उसको बोलेंगे फिनेरोगाम्स, और जो सीड्स के साथ नहीं है जिसमें प्लांट्स में भी सीड्स नहीं हो तो उसको बोलेंगे क्रिप्टोगाम. फिर आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा. तो इसमें मोजिस वगैरह, इसमें फंस वगैरह और इसमें अलगे आती है. ठीक है. फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तो हम डिटेल में आगे पढ़ने ही वाले हैं. ये तो सिर्फ बेसिक क्लासिफिकेशन मैंने एंड ऑफ द क्लास में बताई. ठीक है. दिस इज द एंड ऑफ द क्लास ऑफ टुडे. अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अलगाई. थैंक यू.